और कुछ इम्पोर्टेंट अन्य अदर एस्पेक्ट्स हैं जिनके संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आज यूनिट 1 है वो खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी था और चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम की आवश्यकता थी और आई होप दैट इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू. And we shall discuss today that first of all we have to discuss that what is right to education. Previously we have discussed that what is the meaning of education, what is the meaning of inclusive education, its definition, characteristics, nature, and what is special education and other aspects of such type of things. Apart from this, we have also learned, we have also studied about the other essential things about inclusive and as well as integrated and as well as special education. So considering in the range of subject matter, first of all today we shall study about the right to education कि जो शिक्षा है वो क्या है, शिक्षा का अधिकार क्या है, ये कब अस्तित्व में आया और इसकी जो मेन चीजें थी वो क्या थी और ये सब चीजें क्यों आती रहती हैं. एक स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन हमारे मन मस्तिष्क में उठता है कि ये सब चीजें क्यों आती रहती हैं, क्यों आती है भाई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, क्यों आ जाती है 1968 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, क्यों जो संविधान निर्माता थे उन्होंने शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण बता दिया और उसके पर्सपेक्टिव में फिर बहुत सारी योजनाएं आई, बहुत सारे कमीशंस आए, कोठारी आयोग आ गया, शिक्षा कमीशन, शिक्षा आयोग आ गया, अन्य आयोग आ गया, जनार्दन आयोग आ गया, बहुत सारी योजनाएं आने लगी, राइट टू एजुकेशन आ गया, सर्व शिक्षा अभियान आ गया, मनरेगा योजना आ गई, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि टाइम टू टाइम आती रही और कोशिश सबकी यही रही, इन सब योजनाओं की, सभी आयोगों की, सभी पॉलिसीज की, सभी रिकमेंडेशंस की, सजेशंस की क्या कोशिश रही, कोशिश ये रही कि शिक्षा की व्यवस्था को किस तरह से सही पटरी पर लाया जाए. क्योंकि शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो पहले जीर्ण शीर्ण हो गई थी, खंडित हो गई थी, व्यवस्थित नहीं थी. क्यों नहीं थी व्यवस्थित, क्यों जीर्ण शीर्ण खंडित हो गई थी, क्यों चीजें सही नहीं थी, क्योंकि 250 साल की जो गुलामी की थी हमारे भारत ने, किन की गुलामी की थी, ब्रिटिशर्स की. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अनुसार ही चीजों को सही किया, अपने अनुसार ही उन्होंने अपने लक्ष्यों के अनुसार चीजों का ताना बाना बुना. उनका उद्देश्य भारत का कल्याण नहीं था, भले ही यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो कि भारतीय इंडियन गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती थी, लेकिन चीजें उतनी सही नहीं थी. जब वो भारत छोड़कर गए तो शिक्षा तो लेश मात्र भी नहीं थी. यही कारण था कि उस समय बहुत ज्यादा जो शैक्षिक पैमाने थे बहुत ज्यादा उत्कृष्ट स्तर के नहीं थे और बहुत कम उसमें शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही जो मतलब वैकेंसीज हैं वो भर दी जाती थी विदाउट टेकिंग एनी टेस्ट और एंट्रेंस एग्जाम. केवल एक नॉर्मल सी सिंपल सी क्वालिफिकेशन होती थी जिसके तहत चीजों को कर दिया जाता था. सुनते हैं बहुत समय पहले एमबीबीएस का फॉर्म भी ऐसे ही भर दिया जाता था और उसके पश्चात जो पीसीएस की गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती थी तो सिर्फ एक, जैसे आजकल हम लोग प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, उस समय गवर्नमेंट जॉब के लिए भी इसी तरह से अप्लाई कर दिया जाता था और उसी के आधार पर सिलेक्शंस हो जाते थे. जो उत्कृष्ट श्रेणी के पढ़े लिखे लोग होते थे वो ले लेते थे. तो कहने का अभिप्राय यह है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्कृष्ट नहीं थी, जो उपलब्ध रहता था उसी के अनुसार कार्य करना होता था. इसी चीज को पूरा करने के लिए और बहुत संभव है कि जो गरीब वर्ग था, जो तपित वर्ग था, जो व्यथित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उसका शोषण निरंतर होता चला जा रहा था. क्यों होता चला जा रहा था निरंतर शोषण, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे. तो भारत का जब संविधान निर्माता थे तो उन्होंने इस दूरदर्शिता को अपनाया और कहा कि भाई जो शैक्षिक प्रावधान है वो संविधान में किए जाने चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के प्रोविजंस लाए गए जिनसे कि जो शिक्षा की संकल्पना है, शिक्षा की साक्षरता की जो संकल्पना है उसको पूरा किया जा सके. तो इसी पर्सपेक्टिव में फिर विभिन्न प्रकार की योजनाएं आई, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया. 1968 में ये आ गई आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आ गई, उसको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, कई प्रकार के सजेशंस दिए गए. फिर 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ये भी आ गई. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, देखिए एक चीज को समझने के लिए है ना, उससे संबंधित कई चीजें होती हैं. जैसे राइट टू एजुकेशन है, इसमें आपकी एनपी भी आ जाएगी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आ जाएगी. इसमें आपकी ये सर्व शिक्षा अभियान की जो संकल्पना है वो आ जाएगा. इसमें आपका जो दिसंबर 2002 का फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का वो भी आ जाएगा. तो आरसीआई है,
राममूर्ति जो कमेटी है जिसको ऑर्गेनाइज 1992 में किया गया, वो भी आ जाए, क्योंकि सभी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इनके आपसी कनेक्शन के कारण हमें एक चीज को समझने के लिए दूसरे की पृष्ठभूमि समझनी पड़ती है। जैसे कि हमें अक्षर के शब्दों को पढ़ने के लिए पहले अक्षर ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हम शब्दों को पढ़ पाएंगे, और शब्दों का ज्ञान होने के पश्चात हम वाक्य पढ़ पाएंगे, और वाक्य का ज्ञान होने के पश्चात हम किसी पाठ को पढ़ पाएंगे। उसी तरह से हमें किसी चीज को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। तो उदाहरण के लिए हम अभी राइट टू एजुकेशन पढ़ेंगे या राइट टू एजुकेशन डिस्कस करेंगे, देन यू विल हैव टू नो व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, व्हाट इज फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर एंड यू विल हैव टू स्टडी अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, you will have to study about Sarv Shiksha Abhiyan, fundamental right of education, RCI, Ramamurthy Committee of India. So there are so many committees and commissions, and there are so many policies that you have to study. If you go through these studies, then spontaneously your concept will be clear and you will be able to know such type of thing. तो यदि हम RTE के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें, यदि हम RTE के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो ये स्पेशल चिल्ड्रन के संबंध में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? एक प्रश्न सहसा उठता है कि जो RTE है, राइट टू एजुकेशन है 2009-2010 का, तो क्या ये सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए ही था? तो नहीं, ये स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए ही नहीं था, वरन ये सभी के लिए था। कोई जो ये योजना आती है वो सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन, इंक्लूसिव चिल्ड्रन या केवल नॉर्मल चिल्ड्रंस के लिए नहीं आती है, वरन वो सबके लिए आ जाती है ना। और जब वो सबके लिए आ जाएगी वो चीज, तो बहुत संभव है कि वो सब पर ही समान रूप से लागू होगी। अब चूंकि हम लोग इंक्लूसिव, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सो वी हैव टू स्टडी राइट टू एजुकेशन इन दिस पर्सपेक्टिव। हमें जो राइट टू एजुकेशन की जो स्टडी है वो स्पेशल चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में करनी होगी। वास्तव में जो राइट टू एजुकेशन था वो सबके लिए आया था। आप लोगों ने सुना होगा 2009-10 में कि राइट टू एजुकेशन आ गया, सभी बच्चों के लिए शिक्षा है। आपने टीवी में एडवर्टाइज देखते होंगे, सुबह सवेरे बस्ता लेकर स्कूल चले हम, और स्कूल के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आते थे टीवी में, और एक चिड़िया, दो चिड़िया, बहुत सारी, कहने का अभिप्राय ये, इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते थे जो गवर्नमेंट दूरदर्शन को आदेश देती थी कि इस तरह की चीजें की जाएं, और गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में दूरदर्शन कार्य करता था किस तरह से शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक किया जाए। तो राइट टू एजुकेशन सबके लिए आया था, लेकिन हमें यहाँ पर उसे समावेशित बच्चों के संदर्भ में पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी दिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन एंड स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है ना। उसमें नॉर्मल बच्चे भी आ जाएंगे, तो नॉर्मल बच्चों के लिए अलग से योजनाएं आई थी, और जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके संदर्भ में अलग से योजनाएं आई थी। तो ये बात हमें को दिमाग में रखनी है कि सभी के लिए आया था, सभी को साक्षर करने का उद्देश्य था, सभी के लिए जो योजनाएं थी वो सभी के लिए कार्यान्वित की गई थी, लेकिन राइट टू एजुकेशन का स्पेशल चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में और इंक्लूसिव चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में क्या लोक व्यवहार था, या क्या उनके जो मेन सजेशंस थे, रिकमेंडेशंस थी, वो क्या थी, वी हैव टू स्टडी। तो यदि इस संदर्भ में इन नटशेल हम बताएं तो इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए थी, सभी सामान्य बच्चों के लिए भी थी, और जो इंक्लूसिव बच्चे हैं उनके लिए भी थी, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए भी थी। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की इसमें व्यवस्था की गई थी, और 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे थे उनके संदर्भ में ये बात कही गई थी कि उनको शिक्षा लेने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और सर्व शिक्षा अभियान में जो चीजें लिखी गई थी, सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में आया था, अटल बिहारी जी की उस समय गवर्नमेंट थी, और जो सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA की योजना जो शुरू की गई थी, तो प्राथमिक विद्यालयों की प्राथमिक शिक्षा के पर्सपेक्टिव में शुरू की गई थी वो जो योजना थी, है ना। और उसके पश्चात जब ये योजना शुरू की गई तो इसमें जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन किस तरह से किया जाए, जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन किस तरह से किया जाए। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान योजना जो अभियान है वो अस्तित्व में आया। सर्व शिक्षा अभियान को वास्तविक अर्थों में चरितार्थ करने के लिए, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाई थी, यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं
नहीं कर पाई थी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से, तो आरटीई अस्तित्व में आ गया कि भाई तो आप ये कह सकते हैं कि काफी कुछ चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सर्व शिक्षा अभियान की आरटीई में ले ली गई, यानी राइट टू एजुकेशन में उनको डाल दिया गया और कहा जो अधूरा कार्य सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से नहीं हुआ था वो आरटीई के माध्यम से हो जाएगा. सो दिस इज द मेन एंड स्पेसिफिक रीजन. सो वी कैन से ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन दैट सर्व शिक्षा अभियान प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एंड वॉट एवर सजेशंस एंड recommendations have been given to right to education, those all things have been taken by सर्व शिक्षा अभियान. मतलब सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वो चीजें ली गई. तो उसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का विधान था. अब आप कहेंगे 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा देने से हम इनकार नहीं कर सकते, हम का अभिप्राय विद्यालय इनकार नहीं कर सकते. सर्व शिक्षा अभियान में भी यही बात कही गई थी और राइट टू एजुकेशन की बच्चों का जो शिक्षा है वो उनका मौलिक अधिकार है और उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. इस तरह की चीजें उसमें कही गई. तो राइट टू एजुकेशन में हम उनको ड्रेस के आधार पर, उनकी एडमिशन फीस के आधार पर, उनकी अटेंडेंस के आधार पर, उनकी वो जो विद्यालय से संबंधित चीजें हैं जो उनको लानी चाहिए उसके आधार पर उनको शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकते. उनको फीस निःशुल्क शिक्षा देनी है, अनिवार्य शिक्षा देनी है. और जो प्राइवेट स्कूल्स थे, प्राइवेट स्कूल्स ने भी इस संबंध में उनको इस तरह के सजेशंस दिए गए थे कि 25% रियायत उनको देनी ही होगी. ऐसा नहीं है कि वो अपनी पूरी फीस लेंगे. तो इस तरह की चीजें की जाने लगी और यही कारण था कि जो राइट टू एजुकेशन है बच्चों का अधिकार बना दिया गया. और लेटर ऑन हम देखते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है वो वास्तव में उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सर्व शिक्षा अभियान के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए, आरटीई के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए मिड डे मील योजना, ये आपने सुना होगा, और मिड डे मील योजना में जो सर्व शिक्षा अभियान के पर्सपेक्टिव में आई थी उसको आगे कैरी ऑन करने की भी बात कही गई. लेकिन उसमें बहुत सारे लेटर ऑन व्यवधान आ गए और प्रतिदिन 1 रुपया देने की भी बात कही गई. तो ये सब चीजें इसके संदर्भ में देखी समझी जाती हैं. तो यदि आपको राइट टू एजुकेशन समझना है तो सर्व शिक्षा अभियान को भी समझना होगा. आपको दिसंबर 2002 के शिक्षा के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन को भी समझना होगा, क्योंकि ये एक बात इन सब में कॉमन है और वो ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कही गई है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई है और उसमें आप कह सकते हैं कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की एजुकेशन को कैरी ऑन करने की बात कही गई है. लेकिन आने वाले समय में कक्षा 8 तक की शिक्षा यानी 8th लेवल तक की एजुकेशन को ही सफिशिएंट नहीं माना गया. बाद में उसमें 4 वर्ष और जोड़ दिए गए. तो ये जो 4 वर्ष है ये राइट टू एजुकेशन में जोड़ दिए गए, है ना. तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है. नाउ वी शैल स्टडी द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन. द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, MHRD. MHRD का मतलब है ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कई बार ऐसे एब्रीविएशन आ जाते हैं, कुछ ऐसे संक्षिप्त से शब्द आ जाते हैं जिनका फुल फॉर्म हमें ज्ञात होना चाहिए. तो MHRD का अभिप्राय है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. MHRD वॉज प्रीवियसली इम्प्लीमेंटिंग सर्व शिक्षा अभियान. इन्होंने कहा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मंत्रालय है वो वास्तव में पहले सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट कर रहा था एज द मेन प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. यानी इन्होंने कहा कि जो मेन प्रोग्राम के रूप में यूनिवर्सलाइजेशन, वही बात आ गई कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण. कौन सी शिक्षा? एलिमेंट्री शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा. कौन से बच्चों के लिए? 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा था. किसके माध्यम से कर रहा था? SSA के माध्यम से कर रहा था. SSA as the main program for universalizing elementary education for all children from 6 to 14 years of age, SSA had adopted a more expansive and broad based understanding of the concept of inclusion. इन्होंने समावेशी शिक्षा को लेकर ये चीजों को कर रहा था और जो राइट टू एजुकेशन है उसमें भी समावेशी शिक्षा के संदर्भ की बात की गई है. अच्छा देखिए, ये है तो राइट टू एजुकेशन, लेकिन इसमें पहले इन्होंने SSA की पृष्ठभूमि बांध दी यानी सर्व शिक्षा अभियान की, क्योंकि उसमें जो अधूरी चीजें थी वो इसमें पूरी करने की कोशिश की गई है ना. वेयर इन अ मल्टी ऑप्शन मॉडल ऑफ
एजुकेटिंग CWSN। देखिए फिर एक नया शब्द आ गया CWSN, यदि आपसे आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसका अभिप्राय है चिल्ड्रन विद स्पेशल एजुकेशन। इसको संक्षिप्त में बोलते हैं, एब्रीविएशन में CWSN वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। तो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ये आवश्यक है जानना, और सर्व शिक्षा अभियान में भी इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था। अब यहाँ से राइट टू एजुकेशन की कहानी शुरू होती है कि द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 मैंडेट्स फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग CWSN। उन्होंने कहा जो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन थी वो सभी बच्चों के लिए थी, इंक्लूडिंग CWSN। मतलब उसमें कौन कौन से ये भी बच्चे समाहित थे, कौन से? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी CWSN के जो बच्चे थे वो भी इसमें समाविष्ट थे। दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क दैट एंटाइटल्स ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें 6 to 14 ईयर्स की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का विधान किया गया था कि इसी के अंतर्गत एडमिशंस लिए जाएंगे, अटेंडेंस होगी एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और इस तरह से जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी संकल्पना को ये लोग पूरा करेंगे। सेक्शन 3 ऑफ द RTE एक्ट लेज इम्पेटस मीन्स प्रेरणा देता है ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एज पर द, ये मतलब हमें ये क्या प्रेरणा देता है कि हम किस तरह से जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके लक्ष्य को किन के पर्सपेक्टिव में, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव में उस चीज को हम अचीव कर सकें। As per the amendment of 2012, it also mandates that a child with multiple or severe disabilities has the right to opt for होम बेस्ड एजुकेशन। देखिए इसमें तो एक तो 2009 में ये एक्ट आया, उसके पश्चात इन्होंने ये बात भी यहाँ पर कही कि जो 2012 में यानी जो 2012 में जो एक नया अमेंडमेंट इसमें संशोधन किया गया 2012 में 2012 में, और वो ये अमेंडमेंट इसमें ये किया गया कि ऐसा नहीं है हम शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक बालक का ही जन्मजात अधिकार है। बिना इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो 45 धारा थी उसके अंतर्गत प्रोविजन ही कर दिया गया था कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा करना है। जिस तरह से हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता है, धर्म के संरक्षण की स्वतंत्रता है, संस्कृति के संरक्षण प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर की स्वतंत्रता है। तो जो हमें लिबर्टी प्राप्त थी, जो फ्रीडम प्राप्त थी, किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। तो इन्होंने एजुकेशन को भी एक बना दिया कि ये लीगल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इससे हम वंचित नहीं कर सकते। जिस तरह से हम व्यक्ति को सांस लेने से नहीं रोक सकते, ऐसे ही हम उसे शिक्षा प्राप्त करने से नहीं रोक सकते, या रोका नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति के लिए एजुकेशन उतनी ही आवश्यक है जितनी कि उसके जीवन का संचालित होना। तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखते हुए 2012 में ये अनिवार्य बना दिया गया, और ये इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट आया कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से ग्रसित बच्चे हैं, जिनको एक ही डिसेबिलिटी नहीं है कि भाई एक आध उनका अंग खराब हो, मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, दे आर नॉट एबल टू कम टू देयर स्कूल, दे आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, दे कांट देयर होमवर्क और स्कूल वर्क प्रॉपरली, इवन दे आर उनको जो इस तरह की चीजें दी जानी चाहिए, किस संदर्भ में? शिक्षा के संदर्भ में हमें उन्हें मना नहीं करना होगा। स्कूल्स विल नॉट फॉरबिड देम, उनको मना नहीं करेंगे। किस संबंध में मना नहीं करेंगे? कि वो राइट टू एजुकेशन, यानी कि उनको शिक्षा प्राप्ति की, टीचर का यार ये क्या करेगा, इसको तो मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें इसमें नहीं होंगी। In order to address the educational needs of the CWSN at the secondary and senior secondary level, the scheme for inclusive education for disabled at secondary stage, देखिए ये फिर एक फुल फॉर्म आ गया, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, है ना। इसका अभिप्राय फुल फॉर्म ये हुआ IEDSS, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज वॉज इम्प्लीमेंटेड। द स्कीम एम्ड एट इनेबलिंग ऑल स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज कंप्लीटिंग 8 years ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। मतलब पहले तो 8 वर्ष कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर हाई स्कूल एजुकेशन है, उसको उन्हें पूरा करने की बात कही गई, और उसके बाद 9 से लेकर 12 तक की बात कही गई, यानी 4 years ऑफ सेकेंडरी स्कूलिंग इन एन इंक्लूसिव एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम एट सेकेंडरी लेवल, कि 9 से लेकर 12 तक के जो 4 वर्ष हैं उसको भी उसमें जोड़ देने की बात कही गई। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहले तो जूनियर लेवल तक और एलिमेंट्री लेवल तक, प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा को
आगे बढ़ाने की बात करी जा रही थी और राइट टू एजुकेशन में ये 12th तक की बात की जाने लगी। यानी जो विकलांग बच्चे थे उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में जो 2009 में जो विधान आया उसमें ये बात कही गई कि 12वीं कक्षा के जो विकलांग बच्चे हैं यानी जो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं इनको इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से सहायता दी जानी चाहिए। पहले तो 8 वर्ष तक की शिक्षा पूरी कराई जाए और उसके पश्चात 4 वर्ष उसमें और जोड़ दिए जाए। किसके माध्यम से? इंक्लूसिव एजुकेशन के माध्यम से। यहाँ पर एक बात और आती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि उसमें सामान्य बच्चे भी पढ़ेंगे और विशिष्ट बच्चे भी पढ़ेंगे, है ना। तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपोनेंट्स आर, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एट द स्कूल लेवल एंड असेसमेंट ऑफ हर एंड हिज एजुकेशनल नीड्स। उनकी नीड्स और नेसेसिटीज को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि उनकी नीड्स और नेसेसिटीज क्या है, उसके अनुसार उनकी शिक्षा को देना, उसका असेसमेंट करना और फिर वो चीजें आगे कैरी ऑन करना। फिर प्रोविजन ऑफ एड्स एंड एप्लायंसेज असिस्टिव डिवाइसेस टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एज पर रिक्वायरमेंट्स, यानी जो ये भी प्रोविजन किया गया कि जो भी उनकी एड्स एंड डिवाइसेज हैं, एप्लायंसेज हैं, असिस्टिव डिवाइसेज हैं, वो उनकी स्पेशल नीड्स की और रिक्वायरमेंट को समझना और वो फिर गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी, वो स्कूल उनको प्रोवाइड करेगा, है ना। उसके संबंध में उसको अनुदान दिया जाएगा, स्कूल है उसको अनुदान दिया जाएगा। तो इस तरह की चीजों को उसमें कंसीडर किया जाने लगा। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चुरल बैरियर in schools so that CWSN have access to classroom, laboratories, libraries, play, recreational area and टॉयलेट इन द स्कूल। तो इन्होंने कहा रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चुरल बैरियर्स, मतलब इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो स्कूल का और आर्किटेक्ट वहां का इस तरह का हो कि जो बच्चों के लिए सहजता से वहां तक पहुंच हो सके, यानी उनमें कोई बैरियर ना हो वहां के कंस्ट्रक्शन में। कोई सामान्य विद्यालय में सब जगह इंक्लूसिव और स्पेशल स्कूल नहीं खोल लिए जाते, उसके लिए कुछ निश्चित मापदंड होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। यदि हम उन मानदंडों को फॉलो करेंगे तभी वो स्कूल खुल पाएगा, स्पेशल स्कूल, क्योंकि उसमें कोई प्रकार का बैरियर्स ना हो, चीजें बच्चों की पहुंच में हो, उनकी नीड्स और नेसेसिटीज के अनुसार हो। वो टॉयलेट जाना चाहते हैं वहां जा सकें, स्टडी रूम में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कॉपी पेंसिल किताब उनकी पहुंच में हो, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो नीड्स और नेसेसिटीज के अनुसार चीजें हो और उनमें कोई बैरियर ना हो। आपने स्टीवन हॉकिंस का नाम सुना होगा, और जो हॉकिंस महोदय थे वो मतलब बहुत सारे उनके शरीर में विकृतियां थी, बहुत सारी डिसेबिलिटीज थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी एक चेयर बनाई हुई थी और उसमें उनकी एक केवल कहते हैं कि उनकी केवल एक उंगली कार्य करती थी, मस्तिष्क कार्य करता था, उंगली कार्य करती थी, और जो पूरा शरीर था वो उनका डिसेबल था। तो वो क्या करते थे कि उस उंगली के माध्यम से उन्होंने अपना कंप्यूटर भी वो संचालित कर लेते थे और उन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी पर वर्क किया और बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि देखिए डिसेबिलिटीज केवल फिजिकली नहीं होती, यदि मेंटल रूप से व्यक्ति स्ट्रांग हो तो बहुत सारी अचीवमेंट जो डिसेबल चिल्ड्रन है वो भी ले सकते हैं। और उन्होंने चीजें अपनी रीच में इस तरह से बनाई थी कि एक उंगली के माध्यम से उनका कंप्यूटर भी संचालित होता था, उनकी कुर्सी भी इधर उधर मूव हो जाती थी और उनकी जो नीड्स एंड नेसेसिटीज थी वो पूरी कर लेते थे। यद्यपि ये बात और है कि हेल्पर भी उनके संग थे, लेकिन वो अधिकांशतः अपना कार्य कर लेते थे। किसके माध्यम से? अपनी उस एक उंगली के माध्यम से। और क्योंकि उन्होंने अपने चारों ओर अपनी जो चीजें थी, जो एनवायरनमेंट था वो इस तरह का क्रिएट कर रखा था कि उनकी पहुंच में वो चीजें थी। यदि उन्हें किताब की जरूरत है, पेन की जरूरत है, तो वो उनके पहुंच में होगा। उन्हें बहुत ज्यादा यदि कोई उनके आसपास नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि बैठे रहेंगे, टाइम बर्बाद होगा उनका, वो अपने उनको चीजें वो उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह की नीड्स एंड नेसेसिटीज को फुलफिल कर रखा था। सप्लाइंग एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, vocational training support, guidance and counseling services and therapeutic services to children, services to children with special needs as per her requirements in convergence with लाइन डिपार्टमेंट। कहने का अभिप्राय ये है कि सप्लाइंग अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब इन बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव में भी इनको सपोर्ट किया जाए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाए, थेरेप्यूटिक सर्विसेज यानी चिकित्सा से संबंधित जो भी स्पेशल नीड्स बच्चों की स्पेशल नीड्स होती हैं वो सारी चीजें इनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को डिपार्टमेंट के द्वारा जो विद्यालय में है वहां पर पूरा किया जाएगा और गवर्नमेंट उस संबंध में जिम्मेवार होगी। जनरल स्कूल
effective teachers will be sensitized and trained to teach and involve children with special needs in the general classroom. जो जनरल टीचर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाएगा. सेंसिटाइज मतलब उनमें इस तरह की चीजें उनके मन मस्तिष्क में डाली जाएंगी, उनको संवेदना जागृत की जाएगी, उनको कॉन्शियस किया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा कि इनके प्रति, स्पेशल चिल्ड्रंस के प्रति, जिससे कि उनकी स्पेशल नीड्स के प्रति, कि वो सामान्य कक्षाओं में भी उनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकें. कौन कर सके? टीचर्स कर सकें, जिससे कि उनकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें. किन बच्चों की हो सके? स्पेशल चिल्ड्रन की, इंक्लूसिव चिल्ड्रन की. फॉर एग्जिस्टिंग स्पेशल एजुकेटर्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स विल बी अंडरटेकन. Moving to another subject matter, another paragraph, CWSN have access to support services through special educators, establishment of resource rooms, vocational education, therapeutic services and counseling etc. तो इन्होंने ये कहा कि जो उसकी एक्सेस मतलब पहुंच में होंगी, सपोर्ट सर्विसेज उनकी पहुंच में होंगी स्पेशल एजुकेटर्स की, और जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं वो इन सपोर्ट सर्विसेज के माध्यम से इस तरह की चीजों की संरचना वहां पर ध्यान देंगे कि रिसोर्स रूम्स हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, उनकी चिकित्सा संबंधी, काउंसलिंग संबंधी चीजें की जाए. किनके संबंध में? CWSN के संबंध में. प्रोविजन इसका क्या है? सपोर्ट हैज बीन एनहेंस्ड फ्रॉम 3000 पर चाइल्ड पर एनम टू 3500 पर चाइल्ड पर एनम. इसके संबंध में 3000 रुपए बच्चों को दिए जाने का प्रावधान किया गया और 3000 से 3500 रुपए तक का. फिर है स्टिपेंड फॉर गर्ल्स विद स्पेशल नीड्स हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम द कहाँ पर है? हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम द प्रीवियस एलोकेशन टू गर्ल्स विद एंड. तो इसमें जो सारी बातें कही गई उसका अभिप्राय यही है कि गर्ल्स को भी, यानी जो छात्राएं हैं उनको भी इस संबंध में वंचित नहीं किया जाएगा और उनको भी एलोकेशन दिया जाएगा. उनकी जो एक्सपेंडेड जो भी प्रीवियस एलोकेशन के आधार पर उनको चीजें मुहैया कराई जाएंगी, जिसका अभिप्राय समग्र शिक्षा योजना से है, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके आधार पर है. रिटेंशन एंड कंप्लीट देयर स्कूलिंग, उनकी जो किस तरह से उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो. तो रिटेंशन मतलब उनको इस तरह से कुछ अनुदान या कुछ पैसा मुहैया कराया जाएगा जिससे कि चीजें उनके लिए जो चीजें हैं वो बेनिफिशियल हो सकें. द प्रोविजन फॉर होम बेस्ड एजुकेशन कवरिंग चिल्ड्रन विद सर्व मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर चिल्ड्रन. कुल मिला के इसमें जो बात कही गई है ना, तो उसके पर्सपेक्टिव में ये कहा इन्होंने. फिर इसमें बहुत सारे डाटाज भी दिए हैं. देखिए समग्र शिक्षा योजना में इन्होंने बताया 2018 और 19 में जो प्रोविजन आया तो उसमें 43,996 चिल्ड्रन थे वो स्कूल में, वो इस मल्टीपल डिसेबिलिटीज के संबंध में उन पे कार्य किया गया और उसमें 9.22 करोड़ रुपए लगाया गया, या मतलब ये कहें कि उसको निर्धारित किया गया. फिर एलोकेशन फॉर रिसोर्स सपोर्ट थ्रू स्पेशल एजुकेटर्स हैज बीन मेड सेपरेटली इन ऑर्डर टू अप्रोप्रिएटली एड्रेस द लर्निंग नीड्स ऑफ CWSN फ्रॉम एलिमेंट्री टू सीनियर लेवल एजुकेशन. तो इस तरह से जो भी चीजें हैं उनको सेपरेटली ऑर्गेनाइज किया गया. किन बच्चों के पर्सपेक्टिव में? जो CWSN चिल्ड्रन है उनकी प्राइमरी और जो उनकी सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है उसके पर्सपेक्टिव में चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया. यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चों की जो समावेशी शिक्षा योजना थी उसमें उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की बात कही गई थी और ये कहा गया था कि उनको हम किसी भी प्रकार से ना तो उस चीज से हटा सकते हैं. उसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण है, यानी और जो टीचर्स ट्रेनिंग है, जो स्पेशल टीचर्स होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल्स कहा जाता है, टीचर्स ट्रेनिंग के स्थान पर प्रोफेशनल्स कहा जाता है, और जो डिवाइसेज हैं, असिस्टमेंट असिस्टिव एड्स हैं या डिवाइसेज हैं, उनकी व्यवस्था की जाएगी और इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा. और उनका काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पर्सपेक्टिव में भी बात की जाती थी, उनके ऑब्जर्वेशन, उनके ऊपर रिसर्च, इन सभी चीजों के पर्सपेक्टिव में बात की जाती थी, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों. और कुल मिलाकर कहानी यही थी कि उनको किस तरह से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, मेन स्ट्रीमिंग से जोड़ा जाए और चीजों को सही तरह से किया जाए, है ना. तो द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर honorarium salary for existing and new special educators as per the Samagra Shiksha norms for salary for teachers, or the allocation is over and above the norm of 3,500 towards students oriented
component. So it plays a significant role. On the strength of such description, we can say that right to education plays a significant role, and its utility and importance cannot be neglected, because the provision for home-based education covering children with severe multiple disabilities has been extended. So that is why this plays a significant role for the perspective of special children and as well as inclusive children. That is why general school teachers will be sensitized and trained to teach their इन्वॉल्व चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन द जनरल क्लासरूम. तो इस तरह की चीजों को इसमें कंसीडर किया जाने लगा. यदि हम इसकी जो मुख्य योजनाएं थी उसके संबंध में अगर हम चर्चा करें, मतलब आपको सहज भाषा में बताएं इसके अतिरिक्त, इस मैटर के अतिरिक्त, तो इसमें एक तो यही है कि जो स्टूडेंट्स थे उनकी स्पेशल नीड्स को कंसीडर इसमें किया जाता था. शिक्षा की जो सामग्री है उसके बारे में सोचा जाता था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए चीजें, है ना. और यदि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगी तो किस तरह से होगा. फिर सहायक सेवाएं जो सपोर्ट सर्विसेज थी उनके बारे में व्यवस्था की गई, उनकी शिक्षकों की व्यवस्था की गई. ऐसे ही नहीं है कि हमने स्पेशल एजुकेशन के बारे में सोचा कार्य होगा, उसके पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, है ना. जैसे पढ़ने के लिए आने के लिए सबसे पहले घर का कार्य निपटाना, अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना, फिर हम उसे वहां तक आ पाते हैं कि वहां तक आने में कोई व्यवधान ना हो. तो इस तरह से जो राइट टू एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो ये बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण योजना है जो कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा कहीं ना कहीं प्रभावित था. इसमें स्वालीनता है, मस्तिष्क पक्षाघात है यानी मेंटल डिसेबिलिटी है, और आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उनके संबंध में, उनके वेलफेयर के संबंध में चीजें देखी समझी गई. तो आई होप आपका जो राइट टू एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. मूविंग टू अनदर सब्जेक्ट मैटर, लेट अस टॉक. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी जो आपका राइट टू एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बड़ा सरल सा है आप कह सकते हैं यदि इसकी कहानी पढ़ेंगे. लेकिन केवल राइट टू एजुकेशन को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, है ना. जस्ट वेट फॉर सम टाइम. हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है. तो हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो पहले तो ये कहीं ना कहीं सेग्रीगेशन के पर्सपेक्टिव में भी रोल प्ले करते हैं. जो 20वीं सेंचुरी में आप अभी तो हमने वैश्विक स्तर पर सेग्रीगेशन पढ़ा था ना, कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो सेग्रीगेशन हुआ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में यदि बदलाव आया तो वो वैश्विक स्तर पर हमने देखा था कि 17वीं सेंचुरी में क्या हुआ, 16th में क्या हुआ, 15th में क्या हुआ, 18th में क्या हुआ. तो इस तरह से हम लोगों ने चीजें पढ़ी थी. उसके पहले, उसके बाद फिर 20th में ज्यादा कार्य किया गया, यानी जो 20वीं शताब्दी थी उसमें सेग्रीगेशन के पर्सपेक्टिव में ज्यादा कार्य किया जाने लगा. इसमें भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, राइट टू जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए भी इंडियन सिनेरियो में बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिनेरियो, कि यदि स्पेशल एजुकेशन को इंडियन सिनेरियो में समझना होगा तो हमें सर्वप्रथम ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीजों को किस तरह से कार्य रूप में परिणत किया गया, कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो अस्तित्व में आई और उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए. और उनमें संवैधानिक पहल तो मुख्य रूप से है ही, जो कि संविधान निर्माताओं ने उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि किस तरह से शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए. लेकिन लोगों का समाज के द्वारा, जो समाज के परोपकारी लोग होते हैं या इस समाज को आगे बढ़ाने की जो अभिवृत्ति होती है, धारणा होती है, उसके माध्यम से भी चीजों को देखा समझा गया. तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम डिस्कस करें तो इन इंडिया स्पेशल एजुकेशन एज अ सेपरेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन आउटसाइड द मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व वे बैक इन 1880s. यानी देखिए 1880 से ही कार्य शुरू हो गया. कहाँ के संबंध में कार्य शुरू हो गया? मेन स्ट्रीमिंग के संबंध में, यानी उन लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए. पहले तो वैश्विक स्तर पर ही कार्य हो रहा था, अब फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी तो हमें पढ़ना होगा. जो भी चीज पढ़नी है वो भारतीय संदर्भों में अवश्य पढ़ लीजिए. और जब आप भारतीय संदर्भ में, इंडियन पर्सपेक्टिव में आप उसको पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हमें वैश्विक स्तर के साथ अपने भारत के संबंध में भी चीजों का अनुशीलन, अध्ययन करना होगा.
क्योंकि जो चीजें आती हैं वो जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इंडियन सिनेरियो में ही ज्यादा पूछे जाते हैं, वैश्विक स्तर पर कम और इंडियन सिनेरियो में ज्यादा, क्योंकि जिस परिवेश को हम जी रहे हैं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उसमें क्या संशोधन की संभावना है, इस संदर्भ में देखा समझा जाता है। द फर्स्ट स्कूल फॉर द डीफ वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब इन्होंने कहा देखिए कौन कौन से कार्य हुए। द फर्स्ट स्कूल फॉर द डीफ वॉज एस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे 1883 एंड द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड एट अमृतसर 1887। इन 1947 द नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर ब्लाइंड इंक्रीज्ड टू 32 और फिर फॉर द डीफ टू 30 एंड फॉर मेंटली रिटार्डेड टू 3। ये इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि अमृतसर में 1887 में स्कूल खोले गए, फिर उन्होंने ब्लाइंड के संबंध में फिर 1947 में खोले गए, जिसमें 32 संख्या चली गई वहां पर, है ना। फिर डीफ के संबंध में यानी जो बाधित, जो सुन नहीं पाते थे, उन लोगों के लिए चीजें खोली गई। तो 30 तक वहां जो संस्थाएं थी मेंटली रिटार्डेड के संबंध में 30 तक पहुंच गई, और जो मेंटली थे उनके 3 इंस्टीट्यूशन खोले गए। तो इस तरह से इन्होंने विभिन्न प्रकार के आंकड़े दिए हैं, है ना, कि लेटर ऑन द नंबर फॉर स्पेशल स्कूल्स रोज टू अराउंड 3000 बाय द ईयर 2000। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन 2000, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजाइन्ड अ स्कीम फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स। अब देखिए जो स्पेशल स्कूल्स थे उनको खोलने के लिए, उनमें पढ़ाने के लिए भी तो शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इस संबंध में भी कार्य करना शुरू किया। तो उसमें कहा कि डिजाइन अ स्कीम फॉर प्रिपेयरिंग टीचर्स फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट। उनको अलग से एक तरह से गाइडेंस करना होगा, किनको टीचर्स को अलग से ट्रेनिंग देनी होगी कि वो किस तरह से जो विजुअल इम्पेयरमेंट से संबंधित जो चिल्ड्रन है या डिफरेंट डिसेबिलिटीज जो होती हैं बच्चों में, उनको किस तरह से वो हैंडल कर सकें। तो उनके संबंध में भी इन्होंने कहा कि बच्चों टीचर्स ट्रेनिंग की आवश्यकता हुई एंड अदर डिसेबिलिटीज। हाउएवर द क्वालिटी ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स वाज इन क्वेश्चन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्म सिलेबस ऑफ वेरियस कोर्सेज एंड ऑल्सो ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, एजुकेटर्स एंड लिटरेचर इन द फील्ड। तो इसमें इन्होंने कहा कि यद्यपि ये जो चीज है, ये जो संकल्पना थी टीचर्स ट्रेनिंग की, कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी और चीजें सही आयाम नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। एक तो इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम ये थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्म सिलेबस एक निश्चित ही कोई गणवेश नहीं था, कोई निश्चित यूनिफॉर्म नहीं थी, वेरियस कोर्सेज, बहुत सारे सिलेबस ऑफ वेरियस कोर्सेज एंड ऑल्सो ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। जो टीचर्स थे वो भी सही संख्या में उपलब्ध नहीं थे। तो जो स्पेशल चिल्ड्रंस की ट्रेनिंग के को गाइडेंस के संबंध में जो चीजें थी वो सही आयाम नहीं ले पा रही थी। इन 1980s दी देन मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, जो मतलब भारत सरकार से संबंधित जो कल्याण मंत्रालय था, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रियलाइज द क्रूशियल नीड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन। फिर इनकी डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के संबंध में बात कही गई है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा कंसीडर किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 1949, मतलब ये 26 नवंबर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में चूंकि संविधान बना था और 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आया, क्लियरली प्री स्टेट्स इन द प्रियम्बल रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इन्होंने इसमें बात की गई है, जिसमें भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया। किनके द्वारा किया गया? संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया। किस आधार पर किया गया? कि जो भारत की साक्षरता की स्थिति है या जो शैक्षिक स्थिति है वो बहुत दयनीय है और उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रोविजंस किए गए। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल, कि उस चीज को प्रमोट किया जाए। द आर्टिकल 41 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो नीति निदेशक सिद्धांत है, अनुच्छेद 41 है ना, ऑफ द इंडियन डायरेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट द राइट टू वर्क। उसमें ये सपोर्ट किया गया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस इंक्लूडिंग डिसेबलमेंट। फर्दर द आर्टिकल 45, देखिए जो आर्टिकल 45 है ना वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये शिक्षा की धारा पर कुछ स्पष्ट प्रावधान करता है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन के संबंध में स्पष्ट बोलता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो संविधान का 45वां अनुच्छेद है, जो 45 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? दिमाग में रख लीजिए कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के संबंध में इसने बात की है। 6 to 14 ईयर्स तक के जो चिल्ड्रन है उनके पर्सपेक्टिव में इसने बात की है। तो ये इट इज वेरी एसेंशियल टू नो। बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 86वां संविधान संशोधन था, द एक्ट 2000, चूंकि हमारा जो देश है वो
का जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल है और उसमें लचीले संशोधन पद्धति को अपनाया गया है, तो इसलिए इसमें संशोधन बहुत सारे होते रहते हैं समय समय पर नीड्स और नेसेसिटीज के अनुसार। तो 86वां संवैधानिक संशोधन की इसमें चर्चा की गई है। द एक्ट 2002 हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट मेकिंग एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। इसमें इन्होंने कहा कि 2002 में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया सभी बच्चों के लिए, इंक्लूडिंग इसमें आपके ये जो स्पेशल चिल्ड्रन है ये भी इसमें आ जाएंगे। मोर ओवर द 93rd अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया passed by Lok Sabha on November 28, 2001 makes it mandatory for the government to provide free and compulsory education। यानी 2001 में ये मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जो कि बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के हैं, with its preamble clarifying that all includes children with disabilities as well, the National Policy on Education 1986, the Program of Action 192। देखिए अब इसमें अलग अलग सन की बात आ गई है ना। मेन बात हमें इसमें ये समझना है कि चीजें क्या कही गई हैं, कौन सी चीजों के बारे में कौन सी ऐसी धाराओं का उल्लेख किया गया है, कौन से ऐसे सन का उल्लेख किया गया है, संवैधानिक संशोधनों का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से ये विदित हुआ हमें कि जो राइट टू एजुकेशन है और जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है, वो किस तरह से अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो ये बात का अनुशीलन हमें इसमें करना होगा। तो इसमें देखिए इन्होंने पहले तो 6 to 14 ईयर्स तक की बात कही, 45 जो धारा है उसके पर्सपेक्टिव में बात कही, 1986 की जो धारा है, 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है ना। तो वैसे तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन सभी के पर्सपेक्टिव में कही गई थी, लेकिन इसकी जो मुख्य बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। एक तो ये है, यदि हम स्पेशल चिल्ड्रन के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करें तो थोड़ा सा इन नटशेल आपको बता दें कि जो 1986 की जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसने भी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया और उसने मल्टीपल हैंडीकैप्ड जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से जो ग्रसित चिल्ड्रन है उनकी शिक्षा के विधान पर बल दिया कि इनको किस तरह से चीजें नीड्स एंड नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। तो इसमें इस बात पर एम्फसाइज किया गया कि एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल और स्पेशल चिल्ड्रन शुड बी प्रिफर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको भी प्रिफर्ड किया जाना चाहिए, उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें यह भी बात कही गई कि जो मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित चिल्ड्रन है या मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए, यानी व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। एनपी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 की है उसमें यह भी विधान किया गया कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए। देखिए अलग अलग पॉलिसीज आती रहती है ना कि भाई ये इसमें पूरी नहीं हो पाई तो अगली आ गई, वो उसमें पूरी नहीं हो पाई तो फिर उसके बाद दूसरी आ गई। तो ऐसे ही पहले जो चीजें पूरी नहीं हो पाई उन सभी के परिप्रेक्ष्य में 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन अस्तित्व में आई। तो गवर्नमेंट ने संसद में इसको प्रस्तुत किया और संसद में को प्रस्तुत करने के पश्चात कुछ निश्चित प्रोक्लेमेशंस कर दी गई और उन प्रोक्लेमेशंस के को करने के लिए चीजों को ऑर्गेनाइज किया गया और उसके अकॉर्डिंग कार्य किए गए। फिर टीवी में भी इसके संबंध में बड़े एडवर्टाइज आते थे कि किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद ही फिर आपकी ये मतलब 2002 का शिक्षा का मौलिक अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट है वो अस्तित्व में आया और सब में यही बात थी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए दी जाए। उसमें फिर मिड डे योजना भी चलाई गई। मिड डे योजना में यदि हम ये फंडामेंटल राइट बनाने की बात कहें, जिसको बनाने में कहीं ना कहीं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की सजेशंस को भी फॉलो किया गया था, तो उसमें मिड डे मील योजना में ये कहा गया कि सभी बच्चों को विद्यालय बुलाया जाए, है ना। और जब हम उन बच्चों को विद्यालय बुलाएंगे तो जो गरीब वर्ग था उसके लिए शिक्षा बेकार की चीज थी, उसके लिए शिक्षा बहुत अच्छी चीज नहीं थी। वो कहते थे यदि हम पर समय होगा तो हम कर लेंगे और समय नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। अगर हम अपने बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक के लिए विद्यालय भेज देंगे तो फिर वो कहाँ से कमाएगा, और जब वो कमाएगा नहीं तो घर का भरण पोषण कैसे होगा, वो अपने भरण पोषण के लिए किस तरह से चीजों को जुटाएगा, खाना जुटाएगा, भोजन जुटाएगा या और नीड्स और नेसेसिटीज को फिल अप करेगा।
तो इस तरह की चीजें कही जाती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम विद्यालय आओ, हम फ्री में भोजन देंगे। तो मिड डे मील योजना चल गई कि हम फ्री में भोजन भी देंगे, फिर बाद में कहा कि 1 रुपया भी देंगे पर डे, हम कपड़े देंगे। गवर्नमेंट ने कहा स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स ड्रेस भी मुहैया कराते थे, एडमिशन के लिए ज्यादा प्रेरित, उसके लिए अटेंडेंस के लिए ज्यादा प्रेरित करते थे उन पे कि भाई स्कूल रेगुलर आना है, जिससे कि जो बालक है वो ज्यादा से ज्यादा समय विद्यालय में गुजारे। कहा कि भोजन हम देंगे, पैसा भी हम यथासंभव देंगे, और यूनिफॉर्म भी देंगे, पढ़ने से संबंधित टीचिंग मटेरियल भी देंगे, पेंसिल, कॉपी, किताब, बस्ता, यूनिफॉर्म सब देंगे, बस तुम्हें विद्यालय आना है, खाने की चिंता करनी नहीं है, वो विद्यालय उपलब्ध करा देगा। तो इस तरह की चीजें की गई। गवर्नमेंट यथासंभव ये कोशिश कर रही थी इन योजनाओं के माध्यम से, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो या आपका फंडामेंटल राइट हो या आरटी हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, कि यथासंभव अधिक से अधिक बच्चों तक जो प्राइमरी एजुकेशन है उसकी रीच हो सके। और वो तभी संभव था जबकि उनकी जो प्राइमरी नीड्स हैं वो पूरी हो सके। पहले पेट में भोजन होगा तभी तो अन्य कार्य होंगे। अब भोजन है नहीं है पेट में और कहा जाए पढ़ाई की जाए तो उसे फिर पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम भोजन देंगे, विद्यालय में भोजन मिलेगा और इसके साथ हम शिक्षा भी देंगे और वो भी फ्री में देंगे, तो जिससे कि लोग आकर्षित हों, जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो आकर्षित हों और विद्यालय अपने बच्चों को भेजें, जो शोषित वर्ग है वो विद्यालय अपने बच्चों को भेजे और चीजों को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उसने भी मल्टीपल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके पर्सपेक्टिव में कार्य किया और संसद में इस चीज को प्रायोरिटी, इसको प्राथमिकता दी गई। एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 विद डिसेबिलिटीज एज वेल द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, इसका जिक्र आपको यत्र तत्र मिलेगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, सर्व शिक्षा अभियान आपको देखना होगा थोड़ा सा नटशेल में, RCI आपको समझनी होगी, है ना। तो कुल मिला के हम आपको एक ऐसा पैकेज भेज देंगे जिसमें इन सभी को इन नटशेल दिया गया है ना, ठीक है। उसमें PWD एक्ट का भी एक स्पेसिफिक रोल है जिसकी चर्चा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंतर्गत पहले की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जो PWD एक्ट है, जो एशियन और प्रशांत महासागर के आसपास रहने वाले क्षेत्रों के संबंध में बात की गई थी कि जो उस क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं, एशियन और प्रशांत से क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वो बात कही गई और कहा गया कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। किन लोगों के संबंध में ये एक्ट आया? पर्सन विद डिसेबिलिटीज के पर्सपेक्टिव में। तो इन चीजों को दिमाग में रखना होगा कि फिर जो PWD एक्ट है वो काय के संबंध में आगे बढ़ा, वो भी एजुकेशन से ही रिलेटेड था। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर प्रयास किए जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज आयोजित की जाती हैं कि किस तरह से जो ह्यूमैनिटी है उसका कल्याण किया जा सके। तो वी हैव टू स्टडी विद डिसेबिलिटीज एज वेल द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 NP 1986 and the program of action 1992 stresses the need for integrating children with special needs with other groups. The NP 1986 emphasized on the integration of the physically and mentally handicapped with जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर्स। देखिए आ गई ना वही बात, इन्होंने कहा कि जो इस बात पर उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो इक्वल, उनके साथ किस तरह इंटीग्रेटिंग कर सके, किसके साथ कर सके, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को उन्होंने ज्यादा एम्फसाइज किया। उसमें डे बोर्डिंग की स्थापना, इसमें हमको एक बात ये भी समझनी होगी कि डे बोर्डिंग की भी स्थापना उसमें की गई है ना, टू प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड टू इनेबल देम to face life with courage and confidence. The concept of integrated education in India has emerged during the mid 1950s. 1950s तक इसमें निरंतर एफर्ट किए गए और जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, देखिए पहले जो इंक्लूसिव एजुकेशन थी ना वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के नाम से जानी जाती थी। तो पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन वैश्विक स्तर पर उसको देखा समझा गया, उसे हम बोलते थे एकीकृत शिक्षा व्यवस्था। बाद में और नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हमने बोल दिया समावेशी शिक्षा, है ना। जैसे चीजें धीरे धीरे मॉडिफाई होती है ना, उसी तरह से कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे मॉडिफाई होता है। तो बाद में कुल मिलाकर यही था कि जो समावेशी शिक्षा को इन्होंने ज्यादा तरजीह दी, ज्यादा इम्पोर्टेंस दी और उसमें इस बात को कंसीडर किया गया कि जो नॉर्मल बच्चों की तरह वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकें, अपने जीवन को एक रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, इस चीज को इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसके अतिरिक्त इसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के संबंध में बात करती हैं और उनको उसी दृष्टि से देखती समझती हैं।
तो ये आपकी जो मेन चीजें थी वो कंप्लीट हो गई, जिसमें आपका 90 राइट टू एजुकेशन है, जिसमें आपका सर्व शिक्षा अभियान का भी रेफरेंस है, जिसमें आपका फंडामेंटल राइट का भी रेफरेंस है, जिसमें आपका आरसीआई का भी रेफरेंस आ जाएगा या आना चाहिए, वो अन्य में आ जाएगा। जब पीडब्ल्यूडी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसमें भी उसको देखा समझा जाना चाहिए। आरसीआई क्या है, यानी राममूर्ति कमेटी, तो इसने भी राममूर्ति कमेटी कहीं को बनाने के लिए कहीं ना कहीं एनपीई के जो सुझाव थे, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के जो सुझाव थे वो जिम्मेवार थे, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन किस तरह से वास्तविक अर्थों में चरितार्थ हो सके उसके कारण इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। किसको बनाया गया, कौन सी कमेटी बनाई गई, आरसीआई यानी राममूर्ति कमेटी ऑफ इंडिया। और इसमें भी विकलांग बच्चों की शिक्षा पर बात की गई, इसमें भी समाज कल्याण यानी सोशल वेलफेयर से संबंधित जो चीजें थी उनको अस्तित्व में लाया गया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स की बात की गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आरसीआई थी 1992 की यानी राममूर्ति कमेटी, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस तरह से स्पेशल इंस्टीट्यूशन खोले जाएं, यानी जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर किस तरह से स्पेशल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, उनकी बात कही गई। बच्चों की प्रॉब्लम्स जानने की बात कही गई कि किस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देख समझ सकते हैं और उसके आधार पर चीजों को सही किया जा सकता है। तो ये विभिन्न पर्सपेक्टिव में बात की जाने लगी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस चूंकि बहुत बृहद टॉपिक है, केवल ये नहीं है कि इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसमें है, तो इसमें कुछ और एस्पेक्ट भी हम पढ़ लेते हैं जिसमें हम वी हैव टू स्टडी। एक लीगल प्रोविजंस के रूप में भी चीजें आ जाती हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कहते हैं। तो लीगल प्रोविजन के पर्सपेक्टिव में यदि हम डिस्कस करें तो इसमें कुछ चीजें ध्यान देने योग्य हैं। दैट डू द डिसेबल्ड हैव एनी लीगल राइट्स, डू द डिसेबल्ड हैव सेम लीगल राइट्स एज दोज हु आर नॉट डिसेबल्ड। इन्होंने कि जो एक क्वेश्चन उठता है मनुष्य के मन में कि जो डिसेबल्ड हैं क्या उनको लीगल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाने चाहिए। ये बात हमेशा वैचारिक मंथन का विषय रहा। किनके मध्य रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता थे उनके मध्य रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में इसको समझा जा सकता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इंडिया के, उनके दिमाग में ये बात रहती थी। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन टू ऑल सिटीजन्स including the disabled. Article 29 of the Constitution provides that no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of the state funds. इन्होंने कहा, कुल मिला के यदि हम संक्षेप में समझा दें तो कहने का अभिप्राय यह है कि राज्य के द्वारा जो भी शैक्षिक संस्थाएं संचालित होती हैं उनमें किसी भी बालक को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य की दृष्टि में या राष्ट्र की दृष्टि में या संविधान की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं, सभी को समान शिक्षा लेने का अधिकार है और उनको उनकी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो स्पेशल चिल्ड्रन ही क्यों ना हो। इसका अभिप्राय ये भी है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज राइट टू रिसीव एजुकेशन, यानी जो प्रत्येक बच्चा है उसको राइट है कि वो एजुकेशन प्राप्त करे। किसी भी अपनी एजुकेशन अपनी चॉइस की शैक्षिक संस्था में वो ले सकता है, यदि जो राज्य के द्वारा संचालित शैक्षिक संस्था है, यानी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है उसमें कोई भी बच्चा अपनी इच्छा से एडमिशन ले सकता है। उसे वहां के द्वारा जो संचालित मैनेजमेंट है वो मना नहीं कर सकता कि आप यहाँ पर एडमिशन ना लें, क्योंकि राज्य के द्वारा संचालित संस्थाओं में कोई भी बच्चा एडमिशन लेने को स्वतंत्र है, क्योंकि राज्य की दृष्टि में और संविधान की दृष्टि में सभी समान है। तो जो बालक है, स्पेशल चाइल्ड है, वो नेबरहुड स्कूल को ज्यादा प्रेफर करता था कि नेबरहुड स्कूल शुड बी गिवन। तो यदि उसे लगता है कि कोई नेबरहुड स्कूल उसके आसपास में है तो वो उसमें एडमिशन लेगा और वहां के जो लोग हैं वो उसको मना नहीं कर सकते। दिस ऑल्सो एम्प्लाइज दैट एवरी चाइल्ड विद अ डिसेबिलिटी हैज राइट टू रिसीव एजुकेशन इन इंक्लूसिव सेटिंग एंड द अथॉरिटी कंसर्न कैन नॉट डिप्राइव द चाइल्ड। जो अथॉरिटी है वहां के वो उसको उस चीज के लिए मना नहीं कर सकते जब तक कि कोई ऐसा विशेष कारण ना हो। फिर बाद में आपको ये भी, जैसा कि मैंने अभी बात में कहा था कि आपको आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन याद रखना होगा, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात कही गई है कि डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 14 ईयर्स। बाद में इंटर लेवल तक की बात राइट टू एजुकेशन में या जो अन्य योजनाएं आई उनमें कही गई। तो कुल मिला के जो बालक है उसको शिक्षित करने की बात कही गई है ना। फिर इसमें हमने आपको अभी आरसीआई के बारे में भी बताया। तो आरसीआई की जो मेन चीजें थी वो भी हमें ऑब्जेक्टिव्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आरसीआई। आरसीआई मीन्स राममूर्ति कमेटी ऑफ इंडिया।
टू कॉन्स्टिट्यूट द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज अ स्टेचुटरी बॉडी। देखिए जो आरसीआई थी, इसने बताया कौन सी एक नई चीज शुरू की जो अलग थी सबसे, जो थी पेशेवर शिक्षकों की बात इसमें कही गई थी। और पेशेवर शिक्षक ट्रेंड से भी अलग, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए प्रोफेशनल शब्द यूज किया गया। और पेशेवर शिक्षकों का अभिप्राय ये था कि वो उन बच्चों की प्रॉब्लम को समझें, जिन बच्चों के माध्यम उन बच्चों की प्रॉब्लम समझें और उनको रिहेबिलिटेट करने में सहायता करें, यानी पुनर्वास करने में। पुनर्वास का अभिप्राय ये हुआ कि उसकी जो नीड्स एंड नेसेसिटीज हैं उनके अकॉर्डिंग चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए। जैसे कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी नीड्स और नेसेसिटीज के अनुसार कुछ निश्चित सामग्री, कुछ निश्चित अनुदान, कुछ निश्चित जो जिसे हम डाउरी बोलते हैं, माता पिता देते हैं कि जो बालिका है या जो लड़की है वो अपनी ससुराल में चीजें पूरी कर सके। उसी तरह से आरसीआई ने जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनकी रिहेबिलिटेट करने के लिए उनके पुनर्वास की बात कही गई कि पहले इनको पुनर्वासित किया जाए, इनको रहने के लिए स्थान दिया जाए, इनकी नीड्स एंड नेसेसिटीज के अनुसार चीजों को व्यवस्थित किया जाए, इनके पास इस तरह की चीजें हों कि जो अपनी जो डे टू डे की दिनचर्या है उसमें कोई बैरियर या कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना हो। तो रिहेबिलिटेट करने का कार्य किया आरसीआई ने। हर एक जो योजना है या जो हर एक कमेटी है या कमीशन है उसकी कुछ निश्चित कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें समझना होगा। टू रेगुलेट द ट्रेनिंग ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, देखिए आ गई ना कही बात की रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स की बात कही गई और इनकी ट्रेनिंग की बात कही गई कि रिहेबिलिटेशन जो पेशेवर हैं, पुनर्वास से संबंधित जो पेशेवर हैं उनको किस तरह से ट्रेनिंग की दी जाए। टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर एंड टू प्रमोट रिसर्च इन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। Apart from this, there are also other factors which plays a significant role. So considering in the range of subject matter, first of all, we have to know that the government has done its job, but the disabled children may not go to the school for two reasons. मतलब इसमें इन्होंने आरसीआई ने कहा कि यदि अनुसंधान, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि इन्होंने इसमें बहुत डीप स्टडी की और डीप स्टडी के माध्यम से विभिन्न कमेटीज बैठी। उनमें एक मेजर थे एपीएस अहलूवालिया, चेयरमैन ऑफ रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि इसमें दो चीजें हैं जो ध्यान देनी चाहिए और वो ये है कि इफ द पेरेंट्स आर नॉट सेंसिटाइज एंड आर नॉट मेड अवेयर ऑफ एडवांटेजेस दे विल नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। एक तो ये कि यदि अभिभावक हैं वे ही सेंसिटाइज नहीं है, वे ही इस बारे में अवेयर नहीं है कि बच्चों को भेजा जाना चाहिए या नहीं भेजा जाना चाहिए, यदि वे कॉन्शियस नहीं है, सेंसिटाइज नहीं है, तो वे अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट हुआ पेरेंट्स का, है ना। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हुआ वो किसका हुआ, वो हुआ विद्यालय के शिक्षकों का, यानी स्कूल टीचर्स का, या कि उनको यदि स्पेशल चिल्ड्रंस को स्पेशल स्कूल्स में या इंक्लूसिव स्कूल्स में भेजा जा रहा है एंड टीचर्स आर नॉट फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स आर नॉट पेइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, दे आर नॉट फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंसर्न विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट टीचिंग देम, दे आर नॉट पेइंग देयर फुल अटेंशन टुवर्ड्स दोज स्टूडेंट्स, देन इट इज नॉट गुड। तो एक तो हुआ विद्यालय से संबंधित कॉन्सेप्ट, विद्यालय के शिक्षकों से संबंधित कॉन्सेप्ट, और एक हुआ पेरेंट्स से संबंधित। तो इसमें पेरेंट्स को और टीचर्स को दोनों को इक्वली रोल प्ले करना होगा। द आरसीआई लुक्स एट दीज टू कॉम्पोनेंट्स, इन दोनों संकल्पनाओं पर यह ध्यान संकेंद्रित करती है और इसके संबंध में फिर विभिन्न प्रकार की चीजों को लाया गया। इट हैज कम टू द कंक्लूजन दैट अनलेस देयर आर रेमिडियल कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन विल नॉट कम अबाउट। द आरसीआई हैज डेवलप्ड अ फाउंडेशन कोर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड। उन्होंने आरसीआई ने क्या किया कि एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग के लिए एक डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित कोर्स चलाने की बात कही कि भाई जो टीचर्स हैं उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए, कि अगर टीचर्स ट्रेंड होंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल। द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ प्रोग्राम टू सेंसिटाइज द पेरेंट्स एंड द प्रोग्राम ऑफ कवर्ड द सर्व शिक्षा अभियान। इसमें कहा कि जो नेशनल जो इग्नू है जिसे हम बोलते हैं कि IGNOU इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें पेरेंट्स को अवेयर किया जाए
और सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से चीजों को कवर किया जाए, तो इस तरह की भूमिका इसमें निभाई गई। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स। तो ये तो हुई आरसीआई की भूमिका। अब पीडब्ल्यूडी एक्ट भी आ जाता है 1992 का, जी इसमें हमने आपसे पहले डिस्कस किया था कि बीजिंग में ये जो प्रोग्राम है ये आयोजित किया गया था और वहां पर 1 to 5 दिसंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया और भारत भी उसमें साक्षरकर्ता था, है ना। तो भारतीय पर्सपेक्टिव में हमें जो 1992 का पीडब्ल्यूडी एक्ट है उसको समझना होगा। फिर 1995 का जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो भी अस्तित्व में आया, लेकिन वो 1992 की एक तरह से पहल थी, उन चीजों को उसमें आगे बढ़ाया गया। The Person with Disabilities Act 1995 to give the effect to the proclamation on the full participation and equality of people with disabilities in the Asian and Pacific region। एशिया और पैसिफिक रीजन से संबंधित जो लोग थे उनके पर्सपेक्टिव में ये घोषणाएं लाई गई, यानी प्रोक्लेमेशन लाया गया ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज। द सेट प्रोक्लेमेशन वाज मेड एट बीजिंग ऑन द 1 to 5 दिसंबर 1992। जो भी प्रोक्लेमेशन, जो भी घोषणाएं की गई वो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य बीजिंग में आयोजित की गई थी। कौन सी सन में? 1992 में। तो इस तरह से चीजों को इसमें देखा समझा जा रहा था, है ना। Apart from this, there are also other factors which plays a significant role that we have to study about the PWD Act and 1992 and as well as 1995। अच्छा, इसकी जो मेन कंसर्न थे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के, 1992 के, वो भी हमको समझने होंगे। इसमें इन्होंने कहा कि स्पेल्स आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज करे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी किससे संबंधित है, ये आप बिल्कुल सामान्य सा चीज अपने मन मस्तिष्क में रख लीजिए कि चीजों को यदि आप कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को समझ लेंगे तो वो 1992 के पर्सपेक्टिव में भी लागू होंगे और कहीं ना कहीं 1995 के में भी, क्योंकि देखिए जो स्पेशल और डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो बिना भेदभाव वाला किया जाना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता, उनकी समानता का जो घोषणा पत्र 1776 में आया अस्तित्व में और फिर पूरे विश्व में फैल गया, उसमें भारत में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उसको लिया गया। तो वो चीजें हमको दिमाग में रखनी होंगी कि किस तरह से चीजें हुई। तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके राइट्स के बारे में, उनकी एजुकेशन, उनके रोजगार, उनकी सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। तो ये सब चीजें यदि आप लिख देंगे ना, उनकी मेडिकल केयर, उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉयमेंट, रिहेबिलिटेशन, ये जो चीजें हैं यदि आप कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रख लेंगे तो कोई भी एक्ट आ जाए आप